Welcome back all dear student. Today we are going to start concept of bond length, bond energy, bond order and bond angles. इन चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बॉन्ड लेंथ के ऊपर। तो बॉन्ड लेंथ क्या है? बॉन्ड लेंथ का मीनिंग ये होता है कि जो कोई भी हम पर्टिकुलर बॉन्ड बना रहे हैं, और वो बॉन्ड आयनिक हो सकता है, वो बॉन्ड कोवलेंट हो सकता है, वो मेटालिक बॉन्ड हो सकता है, कोई भी बॉन्ड हो सकता है जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी करके आए हैं। जो वेंडरवाल बॉन्ड है, कुछ भी बॉन्ड हो सकते हैं, उनके सेंटर से दूसरे एटम के सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बॉन्ड लेंथ। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डेड एटम। जो आपके पास सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। एक बार देखिए, हम लोग के पास लेट कंसिडर करते हैं कि भाई हमारे पास ये एक कोवलेंट बॉन्ड है, राइट, और ये हम लोग के पास कोई आयनिक बॉन्ड है, राइट। तो ये सेंटर है और सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस, यहाँ पर भी ये सेंटर है और सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो हमारे पास है वो क्या है? आपके पास बॉन्ड लेंथ। क्या है ये? बॉन्ड लेंथ। और इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर? दिस वन इज ऑल्सो बॉन्ड लेंथ, ठीक है। हम बात कर रहे हैं सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले बॉन्ड लेंथ क्या होता है। बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करें तो देखिए एक बार, द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम, ठीक है। अब बात आती है, तो हमने सिंपली ये समझा कि बॉन्ड लेंथ होती क्या है। अब बात करते हैं कि बॉन्ड लेंथ के फैक्टर्स क्या क्या हैं, किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, किसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, उस पर बात करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ। ऑब्वियसली बात है, बॉन्ड लेंथ साइज पे डिपेंड करेगी। भाई एटम का साइज क्या है? तो सबसे पहले हम लोग यहां पर राइट डाउन करते हैं साइज ऑफ एटम, सेकेंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, और थर्ड हम लोग बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन को लेकर के। तो इन तीन चीजों पे हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले साइज ऑफ एटम, सेकेंडली हमारे पास क्या है? मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, और थर्ड है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन। तो इन तीनों क्राइटेरिया को लेकर के चलते हैं। सबसे पहले देखिए साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम की अगर हम बात करें, लेट हम लोग कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पर हम लोग के पास HF है, HCl है और HBr है। ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं ले रहा मैं, काफ़ी सिंपल फॉर्म में बता रहे हैं। तो हमारे पास हाइड्रोजन तो सेम ही है, तो हाइड्रोजन का साइज तो क्या होगा? सेम होगा। बट जो इससे अटैच एटम है लाइक फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का साइज और क्लोरीन का साइज और ब्रोमीन का साइज, इस पे बात करें तो फ्लोरीन का साइज स्मॉल होगा, क्लोरीन का उससे बड़ा होगा और ब्रोमीन का उससे भी बड़ा होगा साइज, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे लेफ्ट टू राइट, तो हमारे पास क्या हो रहा है? साइज ऑफ एटम क्या हो रहा है? इंक्रीज। अगर साइज ऑफ एटम इंक्रीज होगा, इसका साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। साइज ऑफ एटम इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। बॉन्ड लेंथ क्या होगी? इंक्रीज, ठीक है। जैसे मान लो एक हमारे पास ये हाइड्रोजन है और इससे अटैच एटम हमारे पास क्या है? फ्लोरीन है। एक ये हमारे पास हाइड्रोजन है, इससे अटैच एटम हमारे पास क्या है? क्लोरीन है। तो आप देख सकते हो कि किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। तो बॉन्ड लेंथ हमारे पास किसकी ज़्यादा होगी? अगर बात करें तो हमारे पास यहाँ पर HCl की ज़्यादा होगी इन दोनों के कंपैरिजन में। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? HBr की, देन HCl की, और देन किसकी होगी? HF की, ठीक है। तो साइज ऑफ एटम के ब्याह पर हम बता सकते हैं कि किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी और किसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। सेकेंडली हम लोग बात करते हैं, देखो मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड का मीनिंग क्या है? देखो, मल्टीप्लिसिटी का मतलब है जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा, मतलब कोई भी एटम है उसके बीच में अगर नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या होंगे? इंक्रीज होंगे, तो डेफिनेटली मल्टीप्लिसिटी क्या होगी? उसकी इंक्रीज होगी। और मल्टीप्लिसिटी अगर इंक्रीज होगी बॉन्ड की, तो उसका जो साइज है, साइज क्या होता जाएगा? डिक्रीज। और साइज डिक्रीज होने का मतलब उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो देखो हम लोग के पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है।
कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक बॉन्ड है, यहाँ पर दो बॉन्ड हो गए और यहाँ पर तीन बॉन्ड। हम लोग एक बात कर रहे हैं यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब मल्टीपल बॉन्ड होंगे ना तो उसकी बॉन्ड लेंथ, मतलब एक सिंपल सी बात करते हैं कि स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब स्ट्रेंथ बढ़ती है ना, किसी चीज़ की पावर बढ़ जाती है, किसी की अगर हम बात करें बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज हो जाती है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज। तो इसकी बॉन्ड लेंथ अगर हम बात करें, बॉन्ड अगर मल्टीप्लिसिटी बढ़ रही है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ हो गई डिक्रीज, क्योंकि जैसे नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड होंगे, मल्टीपल बॉन्ड से उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है और स्ट्रेंथ बढ़ने से बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाएगी। ठीक है, थर्ड फैक्टर को लेकर के बात करते हैं। देखो काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है थर्ड भी। देखिए हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन को लेकर के मैं थोड़ा सा और बात करूंगा। प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, तो देखो एक बार हाइब्रिडाइजेशन को लेकर के बात करते हैं। हमारे पास इनिशियली अगर हम लोग लेकर के चलें, sp हाइब्रिडाइज है, sp2 हाइब्रिडाइज है और sp3 हाइब्रिडाइज है। हम लोग बात कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन को लेकर के। तो हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट पे अगर हम बात करें तो देखो बेटा, s और p करेक्टर दोनों इक्वल है तो 50% s करेक्टर है यहाँ पर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो s के पास कितना है 33% और यहाँ पर हमारे पास है 25%। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हम लोग कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो लेफ्ट टू राइट जाने से s करेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। s करेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज। और s करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है न्यूक्लियर इफेक्ट के। किसके, s करेक्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है न्यूक्लियर इफेक्ट के। और न्यूक्लियर इफेक्ट अगर इंक्रीज होगा तो साइज क्या होगा, एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज। क्या हो जाता है, डिक्रीज। ठीक है, तो आपने देखा s करेक्टर इंक्रीज हुआ, न्यूक्लियर इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा, मतलब न्यूक्लियस के क्लोज जाएगा मॉलिक्यूल। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है ना s करेक्टर, तो डेफिनेटली न्यूक्लियर इफेक्ट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर न्यूक्लियर इफेक्ट डिक्रीज होगा तो देखो साइज क्या होगा, इंक्रीज, और साइज इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी इसकी, इंक्रीज। बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास एक हाइब्रिडाइजेशन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। तो ये जो तीनों के तीनों फैक्टर हम लोगों ने स्टडी करे, फर्स्ट हमारे पास साइज ऑफ एटम पे डिपेंड कर रहा है, सेकंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड पे डिपेंड कर रहा है और थर्ड हाइब्रिडेशन कॉन्सेप्ट पे डिपेंड कर रहा है। तो इस फैक्टर के अकॉर्डिंग हम लोग बता सकते हैं कि किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी और किसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं कि भाई बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंगल, इनका क्या रिलेशन है आपस में, उस पर बात करते हैं। फिर मैं कुछ हाइब्रिडेशन के बारे में आज डिस्कस करूंगा आपसे। देखिए एक बार, देखिए हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं अब बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी का मीनिंग क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर to break the bond are known as bond energy। अब यहां से एक बात निकल के आएगी कि बॉन्ड एनर्जी का जो फैक्टर है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। देखो एक बार भाई, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होगी कब, जब स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जो हमारे पास जो स्ट्रेंथ है ना, स्ट्रेंथ डिपेंड करती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, बॉन्ड लेंथ के। मतलब कि बॉन्ड की अगर लेंथ इंक्रीज होगी ना तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, और स्ट्रेंथ अगर कम हो गई तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी। तो हमने एक रिलेशन यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, बॉन्ड एनर्जी अगर इंक्रीज होगी तो स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिक्रीज।
अगर बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करें तो बॉन्ड एनर्जी के बारे में बात कर सकते हैं। तो डायरेक्टली अगर हम बात करना चाहें बॉन्ड एनर्जी को लेकर के, तो बॉन्ड एनर्जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके आ गई, बॉन्ड लेंथ के। किसके आ गई, बॉन्ड लेंथ के, ठीक है ना। तो यहाँ से जो हमारे पास बॉन्ड एनर्जी है, स्ट्रेंथ है या बॉन्ड लेंथ है, उनको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो बॉन्ड एनर्जी के फैक्टर क्या क्या होंगे, बस सिंपल सी एक बात दिमाग में रख लो कि अगर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आपको पता है तो उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर दो, इन्वर्स कर दो उसका, जो भी हमारे पास जो भी ऑर्डर आए उसका उल्टा कर दो। तो हम लोग फैक्टर पे बात करते हैं। बट देखिए हमारे पास जो फैक्टर है, जैसे साइज ऑफ एटम को ही ले लेते हैं हम लोग। इनिशियली हम लोगों के पास है जैसे HF, HCl, HBr। अब हम एक सिंपल सी बात कर सकते हैं, यहाँ पे साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज। बॉन्ड लेंथ अगर इंक्रीज होगी तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, ठीक है ना। तो यहाँ से साइज ऑफ एटम को हम लोग, साइज ऑफ एटम से हम बता सकते हैं कि किसकी आपके पास बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। तो काफ़ी सिंपल हो चुका है, HF की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, HCl, फिर क्या आएगा हमारे पास, HBr। इस तरह से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं इन बॉन्ड एनर्जी को। अब मान लो इसकी बात करें हम, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगा तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इस वाले केस में अगर मैं बात करूं तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो गई, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो गई। तो किसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा है, ट्रिपल बॉन्ड की, फिर किसकी आएगी, डबल बॉन्ड की, और फिर किसकी आएगी, सिंगल बॉन्ड की, ठीक है ना। और हम लोग बात कर लेते हैं जैसे थर्ड कॉन्सेप्ट को लेकर के, हाइब्रिडाइजेशन को। तो हाइब्रिडाइजेशन में भी बिल्कुल सेम है। अगर हमारे पास बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज, तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज। तो हम लोग इनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ, अगर हमें बॉन्ड लेंथ क्लियर है तो बॉन्ड एनर्जी, जो बॉन्ड एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी काफ़ी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ लिटिल बिट कॉन्सेप्ट के ऊपर, जैसे हमारे पास बॉन्ड एंगल है और क्या हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर है। तो बॉन्ड ऑर्डर पे भी बात करेंगे और बॉन्ड एंगल की भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक है वो डिस्कस कर लेता हूँ, बॉन्ड ऑर्डर को। देखिए बॉन्ड ऑर्डर एक्चुअल में जो हम फाइंड आउट करेंगे ना, तो बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड आउट करने के लिए हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। अभी हम लोग सिर्फ ये डिस्कस करेंगे बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है। देखिए तो बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द टू एटम। जो दो एटम है उनके बीच में कितने बॉन्ड है, जैसे मान लो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। तो ये बॉन्ड ऑर्डर है। यहाँ पर कितने बॉन्ड हैं, 2 बॉन्ड्स हैं। यहाँ पर कितने बॉन्ड है, 1 बॉन्ड है। और यहाँ पर कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड्स हैं, ठीक है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर को पता लगाने के लिए हमें क्या देखना है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द एटम। बट क्या होता है कि अगर हम लोग, जैसे हम लोग यहाँ पर बता चुके हैं कि भाई 2 होगा, 1 होगा, 3 होगा, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट हम लोग अच्छे लेवल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में स्टडी करेंगे। किसके अंदर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर। अब अगर मान लो हम लोग, ये तो हमारे पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, क्या है हमारे पास, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर हम लोग बात करें किसकी, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए जैसे हम लोग यहाँ से तो वही कर सकते हैं। आप लोगों ने सिग्मा पाई बॉन्ड्स के बारे में बात की थी, वैलेंसी के भी बारे में बात की थी, तो आप लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। बट इसके फॉर्मूले भी होते हैं। जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर हम लोग बात करेंगे, जब हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी स्टडी करेंगे तो बॉन्डिंग माइनस में एंटी बॉन्डिंग बाय 2, इस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग इजीली क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें कितना बॉन्ड ऑर्डर होगा। इसकी काफ़ी शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं। और पहले मैं आपको बात डिस्कस कर लेता हूं कि हम लोग पॉली एटॉमिक, जो हम लोग आगे सीखेंगे उसको मैं एक बार छोड़ देता हूं, और जो हम आगे भी नहीं सीखेंगे उसको मैं डिस्कस कर लेता हूं। तो बॉन्ड ऑर्डर हम लोग बात कर रहे हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल को लेकर के। तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर, पॉली एटॉमिक मतलब कि यहाँ पर 3 या 4 एटम प्रेजेंट हों तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। और उसका हमें क्या निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो देखो बॉन्ड ऑर्डर हमें जैसे मान लो PO4 3 नेगेटिव का निकालना है, या SO4 2 नेगेटिव का निकालना है, या CO3 2 नेगेटिव का निकालना है,
या हम बात कर लें यहाँ पे हमारे पास NO2 नेगेटिव का निकालना है, ठीक है। इनके अगर बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करने हैं तो सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ आपको, क्या होगा, नंबर ऑफ टोटल बॉन्ड। हमारे पास इस मॉलिक्यूल में टोटल बॉन्ड कितने बन रहे हैं, ठीक है। और उस पर बात करेंगे नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मीनिंग ये होता है कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल कितनी तरीके से प्रेजेंट हो पाएगा डिफरेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म में। तो हम लोग यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग डील करेंगे, बट यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट ट्रिक पे बात कर रहे हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बॉन्ड ऑर्डर हमें बताना है। देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे PO4 3 नेगेटिव की स्ट्रक्चर ड्रॉ करी। P डबल बॉन्ड O नेगेटिव, O नेगेटिव और O नेगेटिव। अगर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो उस पर नेगेटिव आएगा, तो 3 नेगेटिव है तो डेफिनेटली 3 सिंगल बॉन्ड है, 2 क्या है, डबल बॉन्ड। यहाँ पर हमारे पास 2 नेगेटिव है तो इसका मतलब 2 सिंगल बॉन्ड है और 2 ही क्या है हमारे पास, डबल बॉन्ड है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास 2 नेगेटिव है, इसमें भी यही बात होगी हमारे पास कि 1 डबल बॉन्ड हो गया और बाकी क्या हो गए हमारे पास सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर 1 नेगेटिव है तो क्या होगा हमारे पास, ओनली 1 सिंगल बॉन्ड आएगा, ठीक है। अब बात आती है कि भाई हमें यहाँ पर अगर इसकी बात करें नंबर ऑफ टोटल बॉन्ड, तो टोटल बॉन्ड कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 1 2 3 4 और 1 2 3 बॉन्ड से यहाँ पर। अब क्या करेंगे इसमें वो चीज़ देखते हैं। देखो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 5 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, हमने यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल बॉन्ड लिख दिए। अभी हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं निकालना आता तो हम लोग क्या करें, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग डील करेंगे, बट अभी नहीं आता तो क्या करें। तो नहीं आता तो सिंपल सी बात आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर अटैच एटम कितने हैं, 1 2 3 4 है ना, तो डिवाइडेड बाय 4, इसका मतलब 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी। 1 2 3 4 तो यहाँ पर 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। 1 2 3 मतलब यहाँ 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। और यहाँ पे क्या हो गया 1 और 2, तो यहाँ पे 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। तो सिंपल सी बात, ये बॉन्ड ऑर्डर आ चुका है आपके पास, यहाँ से हम सिंपली बता सकते हैं कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। अब मैं बात करूं आपसे, भाई हमने बॉन्ड ऑर्डर तो निकाल लिया, जो भी आया इसका बॉन्ड ऑर्डर 5/4 6/4, जो 6/4 को हम 1.5 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी 1.5 लिख सकते हैं। ये हमारे पास नियरली होगा, इसको कैलकुलेट कर लेना जो भी आपके पास बॉन्ड ऑर्डर आए। आई थिंक यहाँ पे 1.25 हो सकता है, ठीक है। एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं। 4 तो हमारे पास 1 हो गया, तो 1 हो गया तो 2 1.25 ही आएगा। यहाँ पर 4/3 की बात करें तो यहाँ पर 1 हुआ, और 10 के लिए हमारे पास तो कितना हो जाएगा 1. कितना हमारे पास बचेगा, देखो 1 हो गया तो 10 आ गया, 10 को 3 पे किया तो 3 आ गया, फिर 3 हो गया, तो 1.33 समथिंग आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर भी एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 आ गया 1 पॉइंट, और फिर हमारे पास 1 बचा तो 2 हो गया, फिर 2 हुआ तो 5 हो गया, ठीक है, 1.25। तो ये डाटा हमने लिया है 5/4 6/4 4/3 और 3/2, ठीक है। अब बात करते हैं इससे भी शॉर्ट ट्रिक हम लोग कैसे कर सकते हैं। देखो वो शॉर्ट ट्रिक सिर्फ किस पे अप्लाई होगी, पॉली एटॉमिक होना चाहिए और आयनिक होना चाहिए, पॉली एटॉमिक होना चाहिए और आयनिक होना चाहिए। तो देखो एक शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास सिंपल, 2 माइनस और यहाँ पर भी आएगा 2 माइनस, ठीक है। अब 2 माइनस करना क्या है उस पर बात करते हैं। देखो यहाँ पर 3 माइनस है और 4 एटम है, ठीक है, तो 3 बाई क्या आ जाएगा 4, 2 माइनस है और 4 है तो 2 बाई क्या आ जाएगा 4। यहाँ पर कितना है 2 माइनस है और 3 है ना, ये तो 2/3। यहाँ 1 माइनस है और 2 है तो 1/2। तो बेटा 2 माइनस में 1/2 कितना हो गया आपके पास 1.5, और यहाँ से भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ये कितना आ गया 1/2, तो यहाँ भी 1.5 आ गया, तो यहाँ से भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास इस मेथड से आया है वही बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास इस मेथड से आ चुका है। तो आप इस ट्रिक से सिंपली कोई भी बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हो। अब बात आती है कि सर न्यूट्रल एटम के कैसे निकालेंगे। न्यूट्रल एटम के निकालने के लिए या तो आपको उसके सिग्मा पाई बॉन्ड जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में करवाया था, अदरवाइज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कॉन्फ़िगरेशन जो बनता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बनता है, वो आपको आना चाहिए, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं बॉन्ड एंगल को लेकर के, ठीक है। तो ये यहाँ तक कुछ सिंपल टॉपिक्स थे। अभी हम बात कर रहे हैं बॉन्ड एंगल को लेकर के, काफी सिंपल सा टॉपिक है वो भी, चलो डिस्कस करते हैं। देखिए तो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं बॉन्ड एंगल के ऊपर, और बॉन्ड एंगल काफी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें हम कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे।
तो देखो कोई भी दो बॉन्डिंग है, बॉन्ड हमारे पास प्रिपेयर हुए हैं, इनके बीच का जो एंगल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉन्ड एंगल बोलेंगे। अब बॉन्ड एंगल बनते कैसे हैं, देखो जो भी दो बॉन्ड, जैसे मान लो ये दो बॉन्ड है यहाँ पर, ठीक है, इनके बीच में क्या हुआ है, रिपल्शन। कितना रिपल्शन हुआ है, देखो बॉन्ड पेयर मतलब एक बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों के बीच में कितना परफेक्ट रिपल्शन हो रहा है। अब रिपल्शन ज्यादा कब होगा, जब या तो बोले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनमें ज्यादा है तो रिपल्शन भी क्या होगा, ज्यादा। दूसरी बात, अगर मान लो यहाँ पर साइज क्या है, स्मॉल है, साइज क्या है, स्मॉल, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, उससे रिपल्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, ये तो बात हुई किस कंडीशन की, जब आपके पास जो रिपल्शन है वो दिखने में क्या हो, सेम, मतलब नंबर ऑफ बॉन्डिंग और लोन पेयर इक्वल हो, तो वहां पे हमें क्या करना है, इस तरह के साइज मैटर पे हम लोग बात करके उसको शॉर्ट आउट करेंगे। बट अगर हम सिंपली बात करें कि भाई जहां पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर ही डिफरेंट है, तो वहां पर तो हम इजीली बॉन्ड एंगल बता सकते हैं। एग्जैक्ट डाटा नहीं बताएं, लेकिन हम लोग ये जरूर बता सकते हैं कि ये इससे ज्यादा होगा, ये इससे कम होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बॉन्ड एंगल को लेकर के बात कर रहे हैं। द एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड सो दैट द ऑर्बिटल कंटेनिंग द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द बॉन्ड एंगल। अब देखो एक सिंपल सी बात करता हूं मैं, हम लोगों के पास ये मीथेन है, आप लोगों को पता है मीथेन एक टेट्राहेड्रल फॉर्मेशन करेगा, एंगल होगा 109.28 मिनट। अगर ये स्ट्रक्चर भी आपको आपके लिए अननोन है तो ऑलरेडी लेक्चर डाला हुआ है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वहाँ से आप ये क्वेरी दूर कर सकते हो। ठीक है, तो 109.28 मिनट है। और सेकेंडली अगर हम बात करें तो अमोनिया की बात करेंगे, अमोनिया भी एक पिरामिडल शेप होगा, तो पिरामिडल शेप में एंगल नियरली 107 होगा। और थर्ड हम लोग बात करें वाटर के केस की, तो यहाँ पर हम लोगों के पास 2 लोन पेयर हैं, और 2 लोन पेयर होने की वजह से यहाँ पर एंगल होगा नियरली 104 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल्स डिफर क्यों है, क्या रीजन है इसके पीछे, देखो सीधी सी बात हमारे सामने आ रही है कि भाई जब हम यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं तो नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब एक सिंपल सी बात लेकर के चलते हैं। देखो भाई ये बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, ये बॉन्ड बना हुआ है, आप लोगों को इस बात का तो पता होना चाहिए, लोन पेयर रिपल्सन ज़्यादा होता है, बॉन्ड पेयर उसके जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर है, फिर इसके बाद लास्ट में आएगा बॉन्ड पेयर। तो ये रिपल्सन देखने का ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा लोन पेयर में, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और बॉन्ड पेयर में। तो आपने देखा कि भाई यहाँ पर जो रिपल्सन हो रहा है ना वो सबसे कम हो रहा है इस वाले केस में। फिर ये हो गया लोन पेयर और ये हो गया बॉन्ड पेयर, ये हो गया यहाँ पर हमारे पास लोन पेयर और ये हो गया लोन पेयर। तो आपने देखा इन दोनों के बीच में रिपल्सन ज़्यादा हो रहा है। जब इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा तो रिपल्सन होगा किस साइड मूवमेंट करेंगे, इस साइड, तो ये हाइड्रोजन एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, क्लोज आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, क्लोज। तो क्लोज आने से जो एंगल है वो क्या हो गया, इसका डिक्रीज हो गया। ऊपर रिपल्सन होने से जो बॉन्ड है वो क्या आ गए, क्लोज हो गए। यहाँ पर बात करते हैं अगर इन दोनों के बीच में क्या हुआ, रिपल्सन होने से क्या हुआ, ये वाला बॉन्ड थोड़ा सा इस साइड आ गया, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, रिपल्सन, तो ये बॉन्ड भी थोड़ा इस साइड हो गया। तो इन दोनों में देखो लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्सन होने से ये दोनों जो बॉन्ड है वो एक दूसरे के क्या हो गए, क्लोज हो गए। बट यहाँ पर ज्यादा रिपल्सन है तो ज्यादा क्लोज हुए तो एंगल क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। यहाँ पर एक भी लोन पेयर नहीं है तो जो एग्जैक्ट डाटा आपको लिखा हुआ वैसा ही होगा। तो यहाँ पर कौन सा रिपल्सन होगा, सिर्फ बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो हम एक बात करेंगे कि यहाँ से यहाँ पर अगर हम बात करें तो रिपल्शन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज। और रिपल्सन अगर इंक्रीज हो रहा है तो एक्चुअल में जो बॉन्ड है वो क्या हो रहे हैं, क्लोज। तो बॉन्ड क्लोज होंगे तो बॉन्ड एंगल क्या होगा हमारे पास, डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज। तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी सेंट्रल एटम पे इंक्रीज हो रहे हैं, किसी सेंट्रल एटम पे क्या हो रहे हैं, इंक्रीज, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, उसका डिक्रीज होता जाएगा। अब बात करते हैं कि भाई ये तो हो गया हमारे पास तीनों के तीनों, जो एक तरह से देखा जाए तो टोटल पेयर यहाँ पर 4 थे, 1 2 3 4, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4। बट कई बार ऐसी सिचुएशन हमारे पास आ जाती है जहाँ पर लोन पेयर भी सेम हो और बॉन्ड पेयर भी सेम हो, तो उस कंडीशन में हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इसका आंसर हमारे पास क्या होगा। देखिए अब हम लोग बात करते हैं बॉन्ड एंगल पे कुछ अलग केस लेकर के। देखिए हम लोग के पास NH3 है, PS3 है, ASS3 है और BIS3 है।
नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी भी ले सकते हो आप लोग, और बिस्मथ भी ले सकते हो, ठीक है। अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सेन, स्टीबिन और बिस्मिथीन, ठीक है, तो इनके नेम है ये। अब बात आती है कि बॉन्ड एंगल क्या होगा इसके बीच में, उस पर बात करते हैं। देखो काफ़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नाइट्रोजन हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, phosphorus also has lone pair of electron, arsenic, यहाँ तक में ही हमें क्लियर हो जाएगा क्योंकि हमें ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। जो प्रोस्पेक्ट लेफ्ट टू राइट होता है वो टॉप टू बॉटम, मतलब एक रेगुलर पैटर्न पे हम बात कर सकते हैं। हमने देखा कि यहाँ पर जितने लोन पेयर है उतने बॉन्ड पेयर, इसका मतलब रिपल्सन तो सेम हुआ। अब हम क्या करें, इसके अंदर सेकेंडरी चीज़ हमें दिखाई दे रही है, ये सेंट्रल एटम जो अलग है, और सेंट्रल एटम के ब्याह पर हम बता सकते हैं कि इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा। तो अब देखो नाइट्रोजन का साइज स्मॉल है ना, और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है, तो एक तरह से ये नाइट्रोजन जो है इसको अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। अगर ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो यहाँ पर जो रिपल्सन है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका जो साइज है वो स्मॉल है। तो ये दोनों के दोनों क्या पास है। अब जब बॉन्ड पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पास होंगे तो क्या होगा, रिपल्सन ज़्यादा होगा। तो इस वाले केस में रिपल्सन ज़्यादा हुआ। अब फॉस्फोरस का साइज थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, तो जो बॉन्ड है ये बॉन्ड थोड़े दूर दूर गए, दूर दूर जाने से क्या हुआ, रिपल्सन कम हुआ। और आर्सेनिक वाले केस में और दूर हो गए, तो इसका मतलब और भी ज़्यादा रिपल्सन कम हो गया। तो टॉप टू बॉटम हम बात करें, साइज ऑफ सेंट्रल एटम क्या हो रहा है, इंक्रीज। हम दूसरे वर्ड में बात कर सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हमारे पास सेंट्रल एटम की है वो क्या हो रही है, डिक्रीज। ठीक है, अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन को कम खींच पाएगा अपनी तरफ, और कम खींचेगा तो रिपल्सन भी कम होगा। या हम बात कर सकते हैं साइज वाली टर्म में भी, साइज ऑफ एटम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज होने से बॉन्ड पेयर रिपल्सन, बॉन्ड पेयर रिपल्शन क्या होगा, डिक्रीज। तो फाइनली बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा, अमोनिया का, फिर फॉस्फीन का, फिर हमारे पास आर्सिन का, फिर हम लोग बात कर लेंगे स्टीबिन के ऊपर, और फाइनली बिस्मिथीन के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, बॉन्ड एंगल डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने प्रेजेंट कर दिया। अब कुछ क्वेश्चन हमारे दिमाग में अभी भी आ रहे हैं, उस क्वेश्चंस को हम लोग थोड़ा क्लियर करते हैं कि अगर थोड़ा सा हम लोग बात करें, नाइट्रोजन भी सेम रहने देते हैं, और फिर इस क्वेश्चन को देखो एक बार। अब मेरे पास NH3 है एंड NF3 है, तो इस क्वेश्चन को मैं किस तरह से अटेम्प्ट करूँगा। ठीक है, NH3 और NF3। तो आपने देखा इस वाले क्वेश्चन के अंदर कि भाई हमारे पास सेंट्रल एटम सेम है बट अटैच एटम क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो इन दोनों में किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, तो किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा उस पर हम लोग बात करते हैं। एक बार देखिए, देखो तो यहाँ पर हमारे पास NH3 का बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज़्यादा कंपेयर टू व्हाट, NF3। तो इसका रीज़न हमें प्रेजेंट करना होगा कि ऐसा क्यों है। एक बार मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, देखिए एक बार। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आउट ऑफ NH3 एंड NF3 विच वन हैज मोर बॉन्ड एंगल। और ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड देखो, आउट ऑफ PH3 and PF3 which one has more bond angle। हमें इन दोनों पे बात करनी है। ठीक है, तो हम लोग काफ़ी सिंपली इस पे बात कर लेते हैं। जैसे मैंने डिस्कस किया, NH3 का ज़्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, NF3 के कंपैरिजन में। तो सबसे पहले मैं ये आंसर मेंशन कर लेता हूँ। फर्स्ट वाले का आंसर है हमारे पास NH3 का ज़्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, NF3 के कंपैरिजन में। तो इसको समझते हैं कि क्यों ज़्यादा होगा, क्या रीज़न है इसके पीछे। देखिए
नाइट्रोजन है हमारे पास, ये लोन पेयर है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है। और ये हमारे पास लोन पेयर है, फ्लोरीन है और ये फ्लोरीन है। ठीक है, अब बात आती है कि भाई हमारे पास ये दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम है। अब हम किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे? अटैच एटम की। ठीक है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो इसके इलेक्ट्रॉन किस साइड मूवमेंट करेंगे? नाइट्रोजन की साइड। नाइट्रोजन की साइड अगर मूवमेंट होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने से इसके अंदर रिपल्सन क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। रिपल्सन ज़्यादा होने से बॉन्ड पेयर आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। पहली बात क्लियर। अब देखो नाइट्रोजन और फ्लोरीन की बात करते हैं, तो इसमें क्या होगा? फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इन होल पीरियोडिक टेबल। तो अगर फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो यहां पर आपने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नाइट्रोजन की तरफ जाने की बजाय किस साइड आ रहे हैं? फ्लोरीन की तरफ। तो एक जगह इकट्ठे होने की बजाय कहां हो गए? डिस्पर्स हो गए। तो यहां पर रिपल्सन क्या होगा? कम होगा। और इन दोनों के बीच में अगर रिपल्सन कम होगा तो बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं, देखिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो यहां पर रिपल्सन ज्यादा होगा, और यहां से जाएंगे तो रिपल्सन क्या होगा? कम होगा। तो जिसमें रिपल्सन ज्यादा होगा, बॉन्ड पेयर का रिपल्सन जिसमें ज्यादा होगा उसी का बॉन्ड एंगल क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था NH3 एंड NF3 का। अब हम बात करते हैं एक और कॉन्सेप्ट को लेकर के। देखिए एक बार, जो सेकंड क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। आउट ऑफ PS3 एंड PF3 विच वन हैज मोर बॉन्ड एंगल? इन दोनों में से किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने क्वेश्चन लिखा है, कोई एक्सेप्शनल बात होगी जब भी लिखा है। तो यहां पर हमारे पास PF3 का ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में? PS3 के कंपैरिजन में। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्रैक करने के लिए क्या बात करेंगे? मैं एक सिंपल सी बात कर देता हूं। नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल नहीं होता और फास्फोरस के पास d ऑर्बिटल होता है। अब ये क्या चीज है उस पर भी बात करते हैं। बेटा फास्फोरस होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 और 3d ऑर्बिटल इसमें वैकेंट होगा। क्या होगा? वैकेंट। बट नाइट्रोजन की बात करें तो 1s2 2s2 और 2p कितना होगा? 3। 2d ऑर्बिटल एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो 2d ऑर्बिटल आएगा कहां से? तो यहां पर d ऑर्बिटल होने के पीछे इसका एक कोई कॉन्सेप्ट बनेगा जो हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, तो हमारे पास हमने ड्रॉ किया एक तो PF3 और एक डिस्कस किया हमने PS3 के बारे में। तो देखो क्या होगा। अब हमने बात करी यहाँ पर फ्लोरीन है, आपकी बात हम मान लेते हैं कि फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन खींचे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गए, बट जैसे ही फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन यहाँ से विड्रॉ किए ना, इसका जो d ऑर्बिटल है उसके d ऑर्बिटल के अंदर बैक बॉन्डिंग हो गई। क्या हो गई? बैक बॉन्डिंग। मतलब ये जो फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन एक तरफ से तो खींचे जा रहे हैं और दूसरी तरफ से वापस डोनेट किए जा रहे हैं। जो इसका p ऑर्बिटल का जो ये d ऑर्बिटल है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये खाली ऑर्बिटल है, तो फ्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाएंगे? d ऑर्बिटल में। किसके? फास्फोरस के। तो आप देख रहे हो कि बैक डोनेशन से इलेक्ट्रॉन डोनेशन ज्यादा हो रहा है, तो ज्यादा होने से यहाँ पर रिपल्सन ज्यादा होगा कंपेयर टू PS3, so that PS3 has more bond angle compared to the NH3। एक बार दोबारा से देखते हैं इसी चीज को। देखिए, आउट ऑफ PS3 एंड NH3 विच वन हैज मोर बॉन्ड एंगल? आंसर है PF3। वाई? बिकॉज इन केस ऑफ फॉस्फोरस क्या होगा हमारे पास? फॉस्फोरस के केस में d ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। अब d ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो पहले जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन, वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा और विड्रॉ करके बैक डोनेशन करके किसको दे देगा? उसके d ऑर्बिटल को, ताकि यहाँ पर डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाए। क्या आ जाए? डबल बॉन्ड करेक्टर। तो PF3 के अंदर डबल बॉन्ड करेक्टर होने की वजह से हम लोग बात कर सकते हैं कि इसका जो बॉन्ड एंगल है वो क्या होगा? ज्यादा, क्योंकि डबल बॉन्ड करेक्टर हो गया तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? ज्यादा हो गए। रिपल्सन क्या होगा? ज्यादा होगा, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल क्या हो गया? ज्यादा हो गया। ठीक है, तो अब हम आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे जो टॉपिक है जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? काफी सिंपल है, उसको समझते हैं। फिर हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे कि एक कोवलेंट कंपाउंड के अंदर कितना % आयनिक करेक्टर है। ठीक है, देखो एक बार सबसे पहले पोलर कोवलेंट बॉन्ड, और सेकेंड हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड।
तो सबसे पहली बात आती है पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, और फिर हम बात करेंगे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जैसे मान लो हमारे पास H है और F है, दोनों के दोनों शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने हैं भाई, यहाँ पर कोवलेंट शेयरिंग मतलब म्यूचुअल शेयरिंग से बना है बॉन्ड। इसी तरह से हाइड्रोजन भी म्यूचुअल शेयरिंग से बना है। यहाँ पर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, यहाँ पर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, बट दोनों के दोनों क्या है हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड। क्या है ये? कोवलेंट बॉन्ड। अब बात आती है कि अब क्या होगा, देखो जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ना तो ये हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, ना ये हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। इसका मतलब यहाँ पर शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, और हम बात कर सकते हैं कि पोलैरिटी जनरेट नहीं होगी। इसमें बात करें तो फ्लोरीन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये इसको इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, और विड्रॉ करेगा तो इस पे नेगेटिव आएगा और इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो आपने देखा कि अगर कोई टू डिसिमिलर एटम है, कोई टू डिसिमिलर एटम है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो, जिनका क्या हो? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो, उसको तो हम क्या बोलेंगे? पोलर कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे। और जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होगा, वहां पर पोलैरिटी जनरेट नहीं होगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हाउ टू फाइंड आउट परसेंटेज आयनिक करेक्टर इन द कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड के अंदर परसेंटेज आयनिक करेक्टर किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे? देखिए एक बार बात करते हैं, हम लोग इसमें लेकर के चलेंगे हैने एंड स्मिथ इक्वेशन। काफ़ी सिंपल इक्वेशन है, उसके थ्रू हम लोग यहाँ से बता सकते हैं कि पार्शियल आयनिक करेक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। पार्शियल आयनिक करेक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड, और हम लोग बात करेंगे किसकी इक्वेशन की? हैने एंड स्मिथ इक्वेशन की। और हैने एंड स्मिथ इक्वेशन ने क्या दिया था? अगर हमें यहाँ पे परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालना है तो क्या करेंगे? 16xa माइनस में xb प्लस में 3.5xa माइनस में xb का स्केयर। बेटा xa और xb क्या है? जैसे मान लो मैं यहाँ पर h और f कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है, और मेरे पास जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 है और यहाँ पर 2.1 है। ठीक है, तो अब हमें इस वाले कंपाउंड में, इस कोवलेंट कंपाउंड के अंदर परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखो 16xa क्या होगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसको हम xa लेंगे, और 2.1 हो जाएगा 3.5। xa क्या हो जाएगा हमारे पास? ज़्यादा 4, और xb क्या होगा जो कम है? 2.1, और इसका स्केयर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास कितना कोवलेंट करेक्टर और कितना आयनिक करेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो नियरली 43% के अराउंड आंसर आएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या फाइंड आउट किया? परसेंटेज आयनिक करेक्टर। अब अगर मान लो परसेंटेज आयनिक करेक्टर जो है वो 50% से कम है, तो उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? कोवलेंट कंपाउंड। क्या बोलेंगे? कोवलेंट कंपाउंड। इट मीन्स ये कंपाउंड कौन सा है? कोवलेंट कंपाउंड है। अगर आपके पास 50% से ज्यादा आ जाता है आयनिक करेक्टर, इट मीन्स वो कंपाउंड क्या हो जाएगा? आयनिक कंपाउंड बोला जाएगा वो कंपाउंड। तो इस तरह से हम पार्शियल आयनिक करेक्टर निकाल सकते हैं किसके अंदर? किसी भी कोवलेंट करेक्टर के अंदर। यहाँ पर हमें एक चीज ध्यान रखनी होगी कि हमें यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गिवन होनी चाहिए। अगर गिवन है तो हम इस फॉर्मूले में पुट करके हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। एक जनरल डाटा भी हमारे पास है, अगर 1.9 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आता है तो वो लगभग कोवलेंट और आयनिक पे मैच करेगा। अगर इससे ऊपर जाएगा तो वो आपके पास क्या हो जाएगा? आयनिक में कन्वर्ट हो जाएगा, और कम होगा तो क्या होगा? कोवलेंट में कन्वर्ट हो जाएगा।